अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, जो फिज़िक्स का 9th की फ़िज़िक्स का लास्ट यूनिट है। बच्चों इससे पहले जो हमने पहले लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, और हमने थर्मल कंडक्टिविटी के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। बेसिक हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। उसमें पिछले लेक्चर में हम इस यूनिट का पहला लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि थर्मल कंडक्टिविटी का है, जिसके अंदर थोड़ी सी डेरिवेशन भी है। तो बच्चों इसके आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट का सेकंड मोड देखना है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए 3 बेसिक मोड्स हैं, मतलब 3 ज़राए से हीट वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफ़र होती है, या एक ही बॉडी के अंदर जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो हीट फ्लो करती है वो असल में 3 वे से होती है। पहला वे था कंडक्शन का, दूसरा वे कन्वेक्शन का जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और तीसरा वे जो होगा, जो मोड होगा, वो हम इंशाल्लाह लास्ट वाले लेक्चर जो इससे अगला होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो कन्वेक्शन के ऊपर है। बच्चों कन्वेक्शन से पहले हमने कहा था कंडक्शन में हमने कहा था कि मैटर की 3 बेसिक फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है उसमें जो फिनोमेना देखा जा सकता है हीट ट्रांसफ़र का, वो कंडक्शन के मोड से है, जबकि लिक्विड और गैस और लिक्विड मैटर के 2 फॉर्म ऐसी हैं जो कंडक्शन का फिनोमेना ओबे नहीं करती, बल्कि वो कन्वेक्शन के ज़रिए हीट को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, या इसको डिफ़ाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस बिहाइंड द टॉपिक, तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि द mode of transfer of heat by actual movement of molecules of liquid or gas इस लिक्विड और गैस भी कह सकते हैं आप, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इज नॉन एज कन्वेक्शन। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को तबादला करने का वो ज़रिया, या हीट मुंतकिल करने का वो ज़रिया बाय एक्चुअल मूवमेंट, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट हो मॉलिक्यूल्स की। एक्चुअल मूवमेंट का क्या मतलब है? एक्चुअल मूवमेंट का मतलब बच्चों सेम वही है जो आपके माइंड में फर्स्ट टाइम आ सकता है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे, मूव करेंगे, हरकत करके जब एक पॉइंट से वो एनर्जी गेन करेंगे, या हॉट पार्ट से वो एनर्जी गेन करेंगे, और उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए वो ट्रैवल करके दूसरे एंड पर जाएंगे जहाँ पर हॉटनेस कम है या कोल्डनेस है। तो वहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी जब ले जाएंगे तो उस कोल्ड एरिया को भी वो हॉट कर देंगे जो उसने हॉट एरिया से एनर्जी गेन किया। तो इसकी एग्जांपल बच्चों, इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन करें, इसकी कोई ज़्यादा ख़ास एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग एज ए असाइनमेंट करेंगे। बच्चों कन्वेक्शन, यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोग करेंगे। कन्वेक्शन के अंदर एक्सपेरिमेंट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट उसको समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो आपने एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना, ताकि आप उसकी रीडिंग करके कन्वेक्शन का असल फिनोमेना समझ सकें। और टॉपिक को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो आपकी एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन में हम एक छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं कि जो जिन बच्चों ने
एयर बलून्स देखे हैं जो हवा में उड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मौसमी गुब्बारे। तो उसके वो बलून्स जो हैं हवा में फ्लोट कैसे करते हैं, फ्लाई कैसे कर जाते हैं। अगर उनका मैकेनिज़्म देखा जाए तो उसमें सबसे पहले बलून को हीट के ज़रिए आग जला के उसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है। अब ये गर्म हवा क्यों भरी जाती है और गर्म करने का मकसद क्या होता है? उसके अंदर जो ठंडी हवा है वो डेंसर होती है, हॉट एयर से कोल्ड एयर डेंस होती है, मतलब कसाफत में ज़्यादा होती है, इसीलिए वो नीचे बैठी रहती है। और जबकि हॉट एयर जो है वो कम डेंसर होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स थर्मल वाइब्रेशंस की फॉर्म में होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा लाइटर वेट होते हैं, वेट में लेस होते हैं, जिसकी वजह से वो कोल्ड एयर के ऊपर फ्लो करते हैं। यही वजह है कि बलून्स को जब हीट किया जाता है, मतलब जब उनके अंदर गर्म हवा भरी जाती है, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, ठंडी हवा के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वो एक ख़ास हद तक उड़ भी सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बच्चों हमने जो बलून की एग्जांपल देखी, उसमें अगर इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को भी ज़रा गौर करें तो उसमें एक्चुअल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की। एक्चुअल मूवमेंट कैसे होती है कि बलून की जो शेप है उसको यहाँ पर वन एंड से हॉट किया जाता है, उसके अंदर मौजूद एयर पार्टिकल्स जो आग के करीब हैं वो आग से काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और थर्मल एनर्जी बढ़ते बढ़ते वो आगे हवा में जो बलून के अंदर दूसरी हवा मौजूद है उसके पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं। जब ये पार्टिकल इसके साथ टकराएगा और ये इसके साथ टकराएगा, हर पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल नीचे वाला हॉट पार्टिकल जब कोल्डर पार्टिकल से टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगा और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, और इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे एटम्स अपनी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को जो उन्होंने हॉट एरिया से गेन की है वो मूव करके दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा। गैसों के अंदर या हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, आग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और बलून के अंदर मौजूद हवा के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने आग से इकट्ठी की थी या फायर से जो इकट्ठी की है वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे वो कोल्डर पार्टिकल या कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हॉट होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो हॉट होना शुरू होंगे तो उनकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब अंदर बलून के हवा की डेंसिटी कम होगी और बाहर वाली हवा की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बाहर नीचे से बलून को थ्रस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से बलून आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएगा या फ्लाई कर जाएगा। तो बच्चों कन्वेक्शन का तरीका तो बहुत आसान सा है और ये ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग बहुत लूज़ होती है और मॉलिक्यूल्स किसी ख़ास लिमिट तक मूव कर सकते हैं। गैस के अंदर तो बहुत ही ईजीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। तो रैंडमली मोशन से जब वो दूसरे एटम के साथ टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर वंडर वाल फोर्स की वजह से थोड़ी सी कम लूजनेस होती है, मतलब होती ज़रूर है, और वो किसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एटम एक दूसरे के तक एक ख़ास हद तक मूव कर सकते हैं और उनकी मोशन से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके जो एक्सपेरिमेंट में जो लिक्विड वाले केस का एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैसे लिक्विड्स के अंदर कन्वेक्शन का तरीका होता है, वो एज ए असाइनमेंट आप लोग करके देंगे। और इसी से जुड़ी हुई एक और टॉपिक है जो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, कन्वेंशनल करंट इन एयर, कन्वेक्शन करंट इन एयर। बच्चों
इस टॉपिक की कोई ख़ास डेफिनेशन तो नहीं है, बट इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और वही डिस्क्रिप्शन को आप एज ए डेफिनेशन भी ले सकते हैं। बच्चों इसको समझने के लिए बहुत शॉर्ट पॉइंट है, डेंसिटी बेस होती है ये चीज़। 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। और टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये कि हवा के पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होती है, डेंसिटी का डिफरेंस होगा मतलब एक कोल्ड हिस्सा होगा, कोल्ड पार्टिकल्स होंगे, कुछ हॉट पार्टिकल होंगे। जो हॉट पार्टिकल होंगे उनकी डेंसिटी हमेशा कम होगी और जो कोल्ड पार्टिकल्स होंगे हवा के अंदर या एयर के अंदर वो डेंसर होंगे, थोड़े ज़्यादा डेंस होंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, जबकि हॉट वाली जगह पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे और उनकी डेंसिटी कम होगी। और टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर जो हॉट वाले हैं उनका तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कोल्ड वाले पार्टिकल्स का टेम्परेचर लो होगा। तो बच्चों कन्वेंशन करंट असल में है क्या चीज़? एयर के पार्टिकल्स के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो कन्वेंशन या हीट फ्लो आता है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन करंट। ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर पार्टिकल द ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉन एज कन्वेंशन करंट। इन 2 पॉइंट्स को जोड़ के आप एक छोटी सी डेफिनेशन तो क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों कन्वेंशन करंट के यूजेस भी हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसके यूजेस थोड़े से अगर आप देखें बच्चों, अगर इंग्लिश मूवीज़ देखें तो उनमें एक अंगीठी मिलती है जहाँ पे एक शख्स बैठा होता है कुर्सी लगा के, नॉवल पढ़ रहा है या जो भी पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और एक आग की अंगीठी के पास बैठा हुआ है, तो उससे पूरा रूम गर्म होना शुरू हो जाता है। आग किसी एक कोने में लगी हुई है रूम के और रूम पूरे का पूरा गर्म हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? तो बच्चों ये सारा का सारा कन्वेंशन टाइटल की बेस पे है और कन्वेंशन करंट इन एयर। ये जो कन्वेंशन करंट है ये वो फिनोमेना है जो एक जगह लगी हुई आग को, उससे निकलने वाली सारी हीट को पूरे रूम में फैला देता है। वो होता कैसे है कि जितने हॉट पार्टिकल एयर के, तो बच्चों जो कन्वेंशन करंट की हम बात कर रहे थे, इन एयर पार्टिकल, रूम के एक तरफ जो आग लगी हुई है उस आग को ख़त्म करने के लिए, उस आग से हीट को फ्लो करने के लिए पूरे रूम के लिए अंदर फैलाने के लिए कन्वेंशन करंट यूज़ होता है। अब ये कन्वेंशन करंट करता है क्या? जो हमने पहले ही बताया कि डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी। अब हवा जो आग के करीब करीब है उसके पार्टिकल्स आग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पे उनकी डेंसिटी को कम होना शुरू हो जाएगी और वो मूव करेंगे रूम के दूसरे हिस्से की तरफ जो कोल्डर है, मतलब कूल है। तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, वो जो कूल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ टकराएंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी उनकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एक रूम की डिस्कशन छोटी सी तस्वीर बनाने की कोशिश करूं तो इसके गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल्स जब इधर फ्लो करके जाएंगे पूरे रूम में, जब फैलेंगे तो ये कोल्डर एरिया के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और हीट से जो आग से हीट एब्जॉर्ब की हुई है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कोल्डर एरिया की तरफ। तो इस तरीके को हम कन्वेंशन करंट कहते हैं इन एयर। हवा के अंदर जो कन्वेंशन करंट है कि कन्वेंशन की वजह से जो मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाले हैं वो लो एनर्जी वालों के साथ टकरा के उनको एनर्जी देंगे और उनका टेम्परेचर हाई करते जाएंगे, राइज कर देंगे, जिसकी वजह से पूरा रूम में हीट फ्लो कर जाएगी। तो बच्चों इसका पहला बेसिक यूज़ तो जो घरों में चिमनियाँ लगाने की वजह से का है कि जिससे आप किसी एक ख़ास रूम को गर्म कर सकते हैं ताकि आप अपने सर्दियों में उसको, जिस तरह आप लोग सर्दियों में हीटर भी लगाते हैं, हीटर का मकसद भी थोड़ा कन्वेंशन बेस्ड ही है। तो बच्चों इसके साथ ये एक एग्जांपल है इसके यूजेस में,
और एक टॉपिक इसके साथ बड़ा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कन्वेंशन का हिस्सा ही है और इसके यूजेस का भी हिस्सा ही है। लैंड ब्रीज, और ये फर्स्ट यूजेस था चिमनीज वगैरह, और सेकंड यूज जो है वो लैंड ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। बच्चों के लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होती हैं? नसीम बर्री और नसीम बहरी। बर्री ज़मीनी, बहरी समुद्री। बच्चों दो किस्म की हवाएं चलती हैं, एक जो लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं और दूसरी जो सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं। और ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये सारे का सारा फिनोमेना कन्वेंशन करंट की वजह से होता है, हवा के अंदर मौजूद डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये हीट जब हवा लैंड से सी की तरफ मूव करे, मतलब ज़मीन से समुंदर की तरफ हवा मूव करे, या टेम्परेचर या हीट जब लैंड से ज़मीन से समुंदर की तरफ मूव करे तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड से सी की तरफ मूव करे तो लैंड ब्रीज कहलाएगी। और ये होगा कब? लैंड ब्रीज हमेशा नाइट टाइम होती है, इसकी टाइमिंग नाइट में होती है। और सी ब्रीज जो है, सी ब्रीज की डेफिनेशन सिंपल उल्टी है कि ऐसी हवाएं जो समुंदर से सी से लैंड यानी ज़मीन की तरफ मूव करें। समुंदर से ज़मीन की तरफ मूव करने वाली हवाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? सी ब्रीज कहलाती हैं, और ये होती हैं डे टाइम में। और ये सारे का सारा फिनोमेना होता है कन्वेंशन करंट की वजह से, हवा के अंदर मौजूद कन्वेंशन करंट की वजह से, जो डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। बच्चों थोड़ा सा फिनोमेना मैं चेंज करूँगा, रीज़न आप लोग बताएंगे, और इसके एंड पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिन के वक्त, रात के वक्त मैं अगर लैंड ब्रीज की बात करूं तो रात के वक्त ज़मीन थोड़ी ठंडी होती है और समुंदर जो होता है वो गर्म हो जाता है। समुंदर की सरफेस पे जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, ज़मीन की सतह पे जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और हवा ज़मीन से समुंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। डे टाइम में क्या होता है? ज़मीन गर्म हो जाती है और समुंदर ठंडा हो जाता है। समुंदर की सरफेस के ऊपर हवाएं ठंडी हैं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर हवाएं गर्म हैं। तो हवा जो है वो समुंदर से ज़मीन की तरफ फ्लो करती है। ये तो था बेसिक सा कॉन्सेप्ट लैंड और सी ब्रीज का। बच्चों इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो ये था कि जब दिन के वक्त सूरज है और वो समुंदर पे पड़ रहा है तो समुंदर ठंडा कैसे हो रहा है, जबकि रात के वक्त जब सूरज के ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं, समुंदर के ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो समुंदर गर्म कैसे हो रहा है? ये समुंदर के ऊपर वाली सतह गर्म हवा क्यों प्रोड्यूस कर रही है? तो बच्चों इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढेंगे भी, सर्च भी करेंगे, और इसका मुझे आंसर भी करेंगे, ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। तो बच्चों इसके साथ इसका जो लास्ट पॉइंट है यूजेज में वो ग्लाइडिंग है। लास्ट यूजेज इसका जो है वो ग्लाइडिंग है। बच्चों ये ग्लाइडिंग क्या है? ग्लाइडिंग ये है कि आप कन्वेंशन करंट को यूज़ करते हुए थर्मल्स को या एयर थर्मल्स को यूज़ करते हुए एक लो एरिया से, या कह सकते हैं कि लेस या डेंसर एयर से लोअर डेंसर एयर की तरफ मूव कर जाए। मतलब ठंडी हवा जहाँ पर होगी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसर होगी, और गर्म हवा जहाँ पर होगी वो डेंसिटी उसकी कम होगी, वो लेस डेंसर होगी। और गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा के ऊपर फ्लोट कर जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें भी उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाती हैं। और ग्लाइडिंग क्या है? ग्लाइडिंग एक जहाज़ नुमा इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है जिसके अंदर कोई इंजन नहीं, बट वो
गर्म हवा के थर्मल्स को मतलब कन्वेंशन करंट को यूज़ करते हुए हाइट गेन कर लेता है, फ्लोट करता है ठंडी हवाओं के ऊपर गर्म हवाओं को इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो गर्म हवाएं हैं, जो जहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर गर्म हवाएं मौजूद हैं, उनको थर्मल्स कहते हैं। इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थर्मल्स है कि थर्मल्स क्या होते हैं। थर्मल्स हवा के वो पार्ट हैं, हवा के वो हिस्सा है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो ठंडी हवा के ऊपर फ्लोट करते हैं। गर्म हवा के वो झोंके या गर्म हवा के वो हिस्सा जो लेस डेंसर होता है और वो ठंडी हवा के ऊपर फ्लोट करता है, दैट आर कॉल्ड थर्मल्स। तो ग्लाइडर जो होते हैं वो इन्हीं थर्मल्स का यूज़ करके तो हाइट गेन करते हैं, फ्लोट कर जाते हैं ठंडी हवाओं के ऊपर और एक ख़ास हद तक मूव कर सकते हैं, जहाज़ की तरह फ्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इंजन। परिंदे इस फिनोमेना को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हॉक्स, ईगल्स, ये सब बड़े परिंदे जो हैं वो काफ़ी देर अपने परों को फ्लैप किए उड़ सकते हैं। हम देख सकते हैं चीलें वगैरह, उकाब वगैरह जो हैं, ईगल जो हैं, ये हॉक्स जो हैं, ये काफ़ी देर तक अपने पर घुमाए बिना मतलब पर मारे बिना उड़ते रहते हैं। तो वो एक ख़ास किस्म की परवाज़ करते हैं, वो इस तरह चक्कर लेते हैं, गोल गोल घूमते हैं हवा के अंदर, वो इस तरह घूमते रहते हैं, काफ़ी देर पर खोल कर घूमते रहते हैं। असल में वो करते क्या हैं घूमते हुए, वो थर्मल्स को फ्लोट करवाते हैं। वो थर्मल्स के ऊपर हवा के वो पार्ट जो गर्म हिस्से हैं, जो हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अपने आप को उन थर्मल्स के ऊपर ले जाते हैं और थर्मल्स उनको ठंडी हवा के ऊपर फ्लोट करवा देते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली घूमते रहते हैं थर्मल्स के ऊपर। जैसे जैसे थर्मल्स ऊपर फ्लोट करते हैं वैसे वैसे वो भी हाइट गेन करते चले जाते हैं और जैसे ही वो फिर थर्मल्स ख़त्म होते हैं तो उन्होंने प्रवास ख़त्म करनी होती है, टेक ऑफ करना होता है, तो वो थर्मल्स को छोड़ देते हैं, ठंडी हवा के ऊपर आना शुरू करते हैं और वही सर्कल्स रिवर्स करते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर ठंडी हवा होगी वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी और प्रवास नीचे की तरफ करना इजी होगी। उसमें कोई फ्लाइट नहीं होती, हवा ऊपर की तरफ नहीं उठती, राइज नहीं देती, जिसकी वजह से परिंदे ऊपर नहीं जाते बल्कि नीचे की तरफ आ जाते हैं। और गर्म हवा जो कि राइज कर जाती है ड्यू टू लेसर डेंसिटी, वो फ्लाइट देती है परिंदों को। तो परिंदों ने जब हाइट गेन करनी होती है तो वो थर्मल्स के ऊपर फ्लोट करते हैं ताकि वो हाइट गेन कर लें, और जब उन्होंने उतरना होता है तो वो थर्मल्स को छोड़ देते हैं और ठंडी हवा के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो टेक ऑफ कर सकें। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर परिंदे जो हैं बहुत कम उनका एनर्जी खर्च होती है फ्लैपिंग के ऊपर, और वो बहुत कम फ्लैपिंग करते हैं और ज़्यादा प्रवास कर लेते हैं इजीली। तो बच्चों आज के टॉपिक में कन्वेक्शन और कन्वेंशन करंट हमने पढ़ा और उसकी यूजेस को हमने डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन और क्यूरीज हैं आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरे क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से था कि लैंड ब्रीज में नाइट के वक़्त लैंड से सी की तरफ हवाएं क्यों चलती हैं, जबकि टेम्परेचर तो सी के ऊपर कम होता है पर सी की सरफेस के ऊपर हॉट एयर क्यों जनरेट होती है। और इसी तरह सी ब्रीज के अंदर लैंड के ऊपर डे के टाइम हॉटनेस क्रिएट क्यों नहीं होती, सी के ऊपर क्यों नहीं क्रिएट होती, समुंदर की सतह के ऊपर जबकि सूरज निकला होता है तो समुंदर के ऊपर सतह के ऊपर हॉटनेस क्रिएट क्यों नहीं होती, क्यों कोल्ड एयर क्रिएट होती है। तो ये इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर ढूंढें। और इसके साथ जो पहले असाइनमेंट थी कन्वेंशन के साथ जो एक्सपेरिमेंट की, वो आप रिटन में भी दे सकते हैं और रिटन में ही दें, बल्कि उसको ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।